हेलो माय चैम्पियंस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों BHIE 143 इस बुक का नाम है दोस्तों, पर्यावरण का इतिहास, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे जो कि दिसंबर 2025 में आ सकते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा और 100 नंबर का पेपर आता है दोस्तों। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, लेकिन मैंने आपके लिए ये हार्ड वर्क किया है यार, ठीक है। तो अच्छे ही नंबर आने चाहिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने सारे ही लिखे हैं और एक एक करके आपको समझाता हूँ। और मेरे को आप बताना कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। दिसंबर 2025 के लिए देखते भाई। पहला सवाल, पर्यावरणीय इतिहास से आप क्या समझते हैं? होलोसिन युग में मानव ने किस तरह अनुकूलन किया? देखो, सबसे पहले तो आप पर्यावरणीय इतिहास के बारे में बता दो, डेफिनेशन। फिर दोस्तों आपको बताना होलोसिन युग में, यानी कि दोस्तों जो फिलहाल का जो इंसान है, यानी कि हम आधुनिक मानव हैं, होमोसेपियंस है ना, मानव की प्रजाति होमोसेपियंस है। तो हम होलोसिन युग में जी रहे हैं। तो किस तरह से हमने अपने आप को प्रकृति में ढाला है वो आपको बताना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो भाई, पर्यावरणीय इतिहास किसे कहते हैं? पर्यावरणीय इतिहास मानव समाजों और प्राकृतिक जगत के बीच विकसित होते संबंधों का अध्ययन है कि किस प्रकार से हमने विषम परिस्थितियों का सामना किया, जैसे कि कभी आंधी तूफान बरसात आया तब भी हम जीवित है भाई, ठीक है। यह अध्ययन इस बात की जांच पड़ताल करता है कि प्रकृति ने किस प्रकार मानवीय जीवन सभ्यताओं को आकार दिया। जैसे कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, यह नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता है ना। तो पर्यावरण का मानव सभ्यता पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और देखो, कृषि, औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से हमने भी पर्यावरण पर प्रभाव डाला है। जैसे कि हमने शहरों के रूप में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं अपन, डीजल पेट्रोल फूक ही रहे हैं। उसके वजह से जितने भी हमारे महानगर है दोस्तों, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमने इकोसिस्टम को या पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया, बदला है, जिससे समय के साथ जलवायु, संसाधन और जैव विविधता प्रभावित हुई है। जैव विविधता यानी कि दोस्तों जंतु जानवरों की प्रजातियां और पेड़ पौधों की प्रजातियां, वो भी प्रभावित हुई है। इसमें अतीत यानी कि बीता हुआ कल, वर्तमान और भविष्य की संभावना और चुनौतियों में संतुलन लाने हेतु ऐतिहासिक आंकड़ों और विज्ञान सांस्कृतिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों पास्ट के अंदर जो भी गलतियां हुई है, जितना भी औद्योगिकरण हमने किया है और अनियोजित तरीके से, अनप्लान्ड वे से हमने डेवलपमेंट के कुछ काम किए हैं, उसकी वजह से दोस्तों हमने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को न्योता दे दिया है। धरती का तापमान बढ़ ही रहा है, जंतु जानवर मर ही रहे हैं, ठीक है, समुद्र का जल स्तर बढ़ ही रहा है। तो क्या सीख सकते हैं? ये किताब यही सिखाती है आपको, ठीक है। इतिहास को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने का एक आपको ये तरीका देती है किताब। मतलब कि बीते हुए कल में पर्यावरण के और इंसान के बीच में संबंधों की जो चर्चा है वो की गई इस किताब के अंदर। देखो, आधुनिक मानव जिस युग में रह रहा है उसका नाम है होलोसिन युग है ना। होलोसिन युग में हम जी रहे हैं, जो आज से 11,700 साल पहले धरती पे शुरू हुआ था। इससे पहले दोस्तों प्लीस्टोसिन युग धरती पे था, यानी कि उस समय पर धरती पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी, है ना। देखो, आपने सुना होगा ना, कभी धरती पर डायनासोर थे, मछली कब आई, मगरमच्छ कब आए, ठीक है। ये सब अलग अलग युग है। भूगर्भिक समय या जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं सब, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं जाना है यहाँ पे, है ना। शिकारी संग्रह करता। अब देखो, होलोसिन युग में दोस्तों किस तरह से हमने अपना जीवन को आगे बढ़ाया वो देखते हैं। शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे, है ना। इस युग में मानव ने जंगलों, तटों, नदियों के पर्यावरण के अनुसार ढलकर भोजन खोजने की रणनीतियाँ यानी कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग विकसित की, जिससे कि अलग अलग जानवरों मार पाया। जैसे कि मैमथ का शिकार किया उसने। मैमथ अब धरती से गायब हो चुका है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है अब। तथा सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जड़े, बीज एकत्र कलेक्ट किया अपन ने, इन्होंने। मतलब जो शिकारी संग्रह करता जब हुआ करता था ना मानव, ठीक है, बंदर जैसा दिखता ही था, तो इसने जानवरों को शिकार करने के लिए दोस्तों पत्थर के सूक्ष्म औजार बनाए और हड्डी सींग के भी बने जो भाले हैं उनका इस्तेमाल किया उसने, और मछली वगैरह पकड़ी। आग के आविष्कार कर लिया दोस्तों। आग के आविष्कार करने से अब जंगल साफ करने लगा, ठीक है। चारागाह यानी कि जो घास के मैदान है वो बनाए गए पशुओं के लिए। पशुओं को पालतू भी बनाया उसने, भेड़ बकरी ऊँट वगैरह को रखा उसने। समृद्ध प्राकृतिक संसाधन वाली जगह पर ही बस्तियाँ बनती थी। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ दिखेगी, क्योंकि ना तो पानी है रेगिस्तान में, ना परिवहन का कोई साधन है। भाई नदी है तो पानी मिल जाएगा, है ना। कृषि समुदाय जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मानव ने शिकारी संग्रहकर्ता का जो जीवन है वो छोड़ दिया। तो उसे लगा कि कुछ नहीं रखा यार, कभी इस पहाड़ पे भटकता हूँ, कभी इस नदी के किनारे बैठा रहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। अब परिवार के साथ रहते हैं,
तो उसने स्थायी कृषि अपना ली, पेड़ पौधों फसलों जानवरों में विविधता आई, यानी कि अलग अलग फसलें उगाने लगा, पेड़ पौधे भी वो लगाने लगा, ठीक है। जानवरों का उसने पालतूकरण कर लिया, यानी कि अब है वो धीरे धीरे कुत्ते बिल्ली है ना, बकरी वगैरह भेड़ वगैरह ये रखने लग जाएगा इस समय। यानी कि कृषि समुदाय जब बना ना, तब दोस्तों इंसान ने ना भोजन से कम प्रोटीन प्राप्त किया। आप ये बताओ, पहले वो बड़े बड़े जानवर मार करके खा जाता था, ज़्यादा उसको मांस मिलता था, मीट मिलता था, लेकिन अब जैसे वो खेती करने लगा तो उसने गेहूँ चावल ये सब उगाई सिर्फ, है ना, मांस पर उसकी कम डिपेंडेंसी हो गई। और अब भोजन से कम प्रोटीन मिला तो उसको कुपोषण हो गया, ठीक है, कमज़ोर सा दिखने लगा। कुत्ते मवेशी रखने से बीमारियों का प्रसार भी हुआ। अब भाई साफ़ सफाई नहीं रखेगा ना, तो कुत्तों की रखेगा ना खुद की रखेगा, तो बीमारियाँ होंगी ना। जंगलों की कटाई करने से, मैदानों में वर्षा के समय पानी भरने से मलेरिया जैसी बीमारी फैली। आप जानते हो दोस्तों, जब हम जंगलों को साफ़ करेंगे, बरसात का पानी वहाँ पे इकट्ठा होगा तो मलेरिया फैलेगा। जनसंख्या वृद्धि, अधिशेष उत्पादन से शहरीकरण, व्यापार बढ़ा। दोस्तों जैसे कि आपने 100 किलो गेहूँ अपने खेत में उगा लिया, ठीक है, और 60 किलो ही गेहूँ आपके लिए खाने का आपने काम में लिया, यूज किया, और 40 किलो बच गया, है ना। तो जो 40 किलो है ना, उसको मार्केट में बेच भी आ सकते हो, क्योंकि वो अधिशेष उत्पादन है, सर प्लस प्रोडक्शन है, उसकी वजह से शहरीकरण बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। अब 997 ईस्वी पूर्व में गंगा के मैदानों में शाही राज्य आए, जैसे कि आपने मगध महाजनपद का नाम सुना होगा, मगध महाजनपद। उसके बाद में वहीं पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, जिनके पास में बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी। जैविक विनिमय, दोस्तों जैविक विनिमय क्या होता है, जैसे कि आप अमेरिका गए, वहाँ पर आपको कोई फूल पसंद आया, फूल का पौधा, वो आप घर लेकर के आ गए, है ना। ऐसे ही कोई जानवर दूसरे देश से लेके आ गए अपने घर, ठीक है, इसको कहते हैं जैविक विनिमय। तो होलोसिन युग में दोस्तों मौसम अनुकूल व गर्म होने लगा। मैंने आपको बताया था भाई, होलोसिन आज से लगभग 11,700 साल पहले धरती पर शुरू हुआ था। उससे पहले धरती पे बर्फ़ जमी हुई थी, उस टाइम को अपन प्लीस्टोसिन युग कहते हैं, जब बर्फ़ जमी थी, आइस एज जब था। उसके बाद में होलोसिन आया। होलोसिन में दोस्तों थोड़ा थोड़ा माहौल जो मौसम है वो गर्म होने लगा, बर्फ़ पिघलने लगी, ज़मीन उपयुक्त बनने लगी। तो इसके साथ ही दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं, फसल, जानवर, बीमारियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई गई इंसानों के द्वारा। हवाओं व समुद्री मार्गों की खोज के कारण ही बाजरा व ज्वार 3000 साल पहले दक्षिण एशिया आया था। और कहाँ से आया है बाजरा और ज्वार? अफ्रीका से आया है। दोस्तों कितना बाजरा खाते हैं अपन? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा होता है बाजरा और ज्वार, लेकिन ये भारत की फसलें नहीं हैं, ये अफ्रीका से आई थी दोस्तों 3000 साल पहले। एक विद्वान अल्फ्रेड क्रॉसबी इसके अनुसार क्या कहता है, अमेरिका में अफ्रीका से पीला बुखार और मलेरिया आया। यूरोप के औपनिवेशिक देशों ने, दोस्तों आप जानते हो औपनिवेशिक देश क्या होता है, जो कि दूसरे देशों को गुलाम बनाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, ये सब क्या थे? औपनिवेशिक देश थे। इन्होंने उपनिवेश बनाए, जैसे कि इंग्लैंड एक उपनिवेशिक देश था, इसने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, क्योंकि उपनिवेश बार बार आएगा, तो समझा देता हूँ मैं। तो यूरोप के औपनिवेशिक देशों ने हरित साम्राज्यवाद का प्रसार किया, यानी कि ये जो लोग हैं ना, अंग्रेज, ठीक है, इन्होंने भारत में आपको पता खेती वगैरह करवाई थी, तंबाकू की, जूट की, है ना, और रबड़ की, तिलहन की। तो ये अपने देशों से, दूसरे देशों से फसलें वगैरह मंगवाते थे और भारत में उगाते थे। इसको क्या कहते हैं? हरित साम्राज्यवाद, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापना चाहते थे भारत जैसे उपनिवेशों से। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रारंभिक समाजों में, यानी कि जो अर्लियर सोसाइटीज़ थी ना, वहाँ पे आखेटक संग्रह संस्कृति की विशेषताएं आपको बतानी है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जो पाषाण काल है ना, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, कि मतलब इंसान अपने जीवन में पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, ठीक है, पहले के टाइम पे, लाखों साल पहले। जैसे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर, किताब के अंदर सिर्फ 2 ही संस्कृतियाँ बता रखी हैं, तो मैं 2 ही संस्कृतियों को एक्सप्लेन करूँगा, इनके फीचर्स, इनकी विशेषताएँ, यानी कि किस तरह के, है ना, कैसे लोग रहते थे, कैसे इनके हथियार वगैरह हुआ करते थे जिनसे ये जानवर को मारा करते थे। देखो पूरा पाषाण काल, जिसको पेलियोलिथिक एज कहते हैं, इसका टाइम मैं आपको बता देता हूँ, है ना। 26 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में पूरा पाषाण काल ये चला है। तो भोजन की तलाश में बड़े भूभाग में इंसान घूमते थे और स्थायी बस्तियाँ नहीं बना पाते थे, क्योंकि एक जगह टिकेगा तो ही स्थायी बस्तियाँ तो बना पाएगा, टिकता ही नहीं था। मांस, मछली, जामुन और जड़ों पर निर्भर थे।
इस टाइम के इंसान छोटे रिश्तेदारी समूह में रहते थे, यानी कि एक झुंड के अंदर 20 से लेकर 100 लोग हुआ करते थे, जिसमें सामाजिक सहयोग व नेटवर्क संभव हो पाता था, यानी कि मिलकर शिकार कर लेते थे, एक साथ बैठकर आग जला लेते थे, खाने को पकाने हेतु आग का इस्तेमाल किया। और इस टाइम के यानी कि पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे ना, उनका नाम था चॉपर, ब्लेड, क्लीवर, भाले, हार्पून, धनुष और तीर, है ना। तो मांस को खुरेचने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए, हड्डियों पर नक्काशी बनाने के लिए, जानवर को मारने के लिए, ठीक है, जानवर के शरीर के अंदर होल वगैरह निकालने के लिए अलग अलग टूल्स हुआ करते थे, वेपन्स होते थे। गुफाओं व अस्थायी आश्रय में रहते थे। भाई कई बार तो पहाड़ों की जो गुफाएं होती है वहाँ पर रह लेते थे बरसात के टाइम पर, और कई बार अस्थायी आश्रय यानी कि टीन टप्पर टाइप का लगा लिया, या फिर किसी बड़े से जानवर की खाल ओढ़ करके सो गए। महिला व पुरुष शिकार करने में भाग लेते थे। महिला बच्चों को संभालती थी, केयर करती थी बच्चों की, और शिकार इकट्ठा करती थी। गुफा चित्रकारी का उदय हुआ, यानी कि इस टाइम का जो इंसान था ना, पूरा पाषाण काल का, वो गुफाओं में चित्रकारी पेंटिंग बनाया करता था। जैसे कि आपको अगर देखना है तो दोस्तों भीमबेटका जा सकते हो आप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये गुफाएं, जहाँ पर लाखों साल पहले अद्भुत चित्रकारी इंसान ने बनाई। लेकिन छेड़छाड़ मत करना उन पेंटिंग के साथ में, ठीक है। वह कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का उदय हुआ। भाई इस टाइम पर भी तो भूकंप आते रहेंगे, आग लगती रहेगी, है ना, भूस्खलन होते रहेंगे, बाढ़ आती रही होगी। तो इंसान सोचता था कि कहीं ना कहीं मैंने किसी देवी देवताओं को नाराज़ कर दिया है, और उस देवी देवताओं को मनाने के लिए वो कुछ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ वगैरह कर लिया करता था अपने हिसाब से। परिष्कृत औजार बने, यानी कि पहले से बढ़िया अब हथियार वगैरह बनाने लग गया। आहार में विविधता आई, यानी कि दोस्तों अब खाने डाइट में भी अलग अलग चीज़ें खाने लगा इंसान। भारत में पूरा पाषाण काल के टाइम के जो साइट्स मिली हैं, स्थल मिले हैं, जैसे कि भीमबेटका एमपी, अतिरंपक्कम तमिलनाडु, हुंसगी कर्नाटक और आदमगढ़ एमपी, और बेलन घाटी यूपी, सोहन घाटी पंजाब के अंदर स्थित थी। आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल की संस्कृति दोस्तों, मेजोलिथिक एज इसको कहते हैं। शिकार करने हेतु अब औजारों में विविधीकरण आया। पहले बहुत कम हथियार वगैरह होते थे, ठीक है, और अब विशिष्ट ज्यामितीय पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे, यानी कि अर्धचंद्राकार, अर्धवर्ताकार, ठीक है, इस तरह के पत्थर के हथियार हुआ करते थे। कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। छोटे जानवर, मछली का शिकार अधिक किया गया। बस्तियों का विकास हुआ। मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन की गतिविधि को कला के रूप में दिखाना शुरू किया, यानी कि गुफा वगैरह में चित्रकला बनाने लग गया। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, यानी कि रिश्तेदारी का विकास हुआ, ठीक है, बस्तियाँ वगैरह बनाने लगा, राइट। सामाजिक सहयोग बढ़ा, इसी को कहते हैं सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। शिकारी संग्रहकर्ता से अब मानव खाद्य उत्पादन की ओर आगे बढ़ा। पहले तो किसी जानवर को देखते उसका शिकार कर लेता था, खाता रहता था जंगली की तरह, लेकिन अब इंसान है, उसने सोचा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, एक जगह टिक करके रहते हैं अपन एक साथ, ठीक है। तो अब खाद्य उत्पादन, है ना, फूड का प्रोडक्शन करने लग गया, फसलें उगाने लग गया मृतक के साथ में। तो डेड बॉडी होती ना, उसके साथ में दोस्तों कब्र में बर्तन, हड्डियाँ, जानवर दफनाए जाते थे, और ऐसा माना जाता था। इस लाइन से क्या समझते हो आप कि ये जो मध्य पाषाण काल के लोग थे ना, ये मानते थे कि भाई मृत्यु के बाद में भी दूसरा जीवन होता है। भारत में मिले कुछ मध्य पाषाण काल की जगह देख लो भाई। बागो राजस्थान के अंदर, भीमबेटका एमपी के अंदर, लंगनाज गुजरात में, मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है, और सराय नाहर, दमदमा और चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। ये मैंने हैंड पिक्ड क्वेश्चन लिए हैं और खुद ही लिखा है, बताना कैसा लगा, है ना। कोई कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक समाजों और नदी घाटी सभ्यताओं में जल संसाधन की भूमिका का आकलन करें। मानव गतिविधियों ने उन्हें किस तरह से प्रभावित किया। रट लो, सबसे पहले तो सवाल ही रट लो। प्रारंभिक समाजों या नदी घाटी सभ्यताओं, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी तो एक नदी घाटी सभ्यता थी। वहाँ पर जल को मैनेज कैसे किया गया, जैसे कि बड़े बड़े तालाब बनाए गए, पानी, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए, यही सब लिखना है, यही सब लिखना है। ये सवाल ऐसा भी घुमा के पूछ सकता आपसे, नदी घाटी सभ्यताओं में जल प्रबंधन को बताइए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसको। प्राचीन सभ्यताएं नदियों किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि नदियां पानी की स्थिर आपूर्ति, पानी की लगातार सप्लाई करती है नदियां, बिल्कुल सही बात है। आसान परिवहन, नदी के अंदर नाव चला सकते हो आप। फसलों की खेती हेतु उपजाऊ जमीन उपलब्ध करवाती थी नदियाँ, क्योंकि जहाँ पर भी नदियाँ बहती है, जैसे कि गंगा और यमुना, जहाँ पर बहती है ना, आसपास के इलाके में बढ़िया फसल होती है। इसलिए दोस्तों यूपी और बिहार की ज़मीन अच्छी है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थलों पर कुएं एवं स्नानागार बनाए गए।
पानी का प्रबंधन करके अपने दैनिक आवश्यकताएं पूरी की जाने लगी। लोथल, अब जानते हैं ना दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था, बड़ा सा एक तालाब, ठीक है। लोथल व इनाम गांव में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुएं बनाए गए। लोथल से समुद्री व्यापार किया जाता था। अब देखो, कोई एक ऐसा शहर जो कि तट के किनारे बसा हो, वहाँ से ऑब्वियस सी बात है दूसरे देशों के साथ में व्यापार किया जाएगा। गुजरात के धोलावीरा शहर का निर्माण इस प्रकार किया गया था। बहुत ही फेमस सिटी है दोस्तों धोलावीरा सिटी, जाके आना कभी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पर किले और घरों के सामने ढलानदार सतह बनाई जाती थी ताकि बरसात का जो पानी है वो नालियों और नहरों के माध्यम से भंडारण टैंक तक, स्टोरेज टैंक तक पहुँच सके, और जब ज़रूरत होगी इन लोगों को तो पानी निकाल के यूज़ कर लेंगे। वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे ना, वो भी गंगा नदी को आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक मानते थे। और जो आर्य लोग हैं दोस्तों, अब जानते हैं ऋग्वेद वगैरह में उनके जो मंत्र है वहाँ पर भी जल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा जिक्र आता है। ऋग्वेद में पानी खींचने अथवा उठाने वाले यंत्रों जैसे कि अस्मा चक्र और घट यंत्र का भी जिक्र मिलता है। ये जो यंत्र है ना, मतलब ये जो मशीन्स हैं, ठीक है, मशीन टाइप की, तो इनका इस्तेमाल दोस्तों जैसे कि कुएं के अंदर पानी है उसको खींचने के लिए किया जाता था। अथर्ववेद में जल डमरू मध्य क्या होता है दोस्तों, पानी को निकालने के लिए एक मतलब संकरी सी घाटी टाइप की होती है, ठीक है, जल डमरू मध्य। पाणिनि ने एक किताब लिखी है दोस्तों, संस्कृत के विद्वान थे, अष्टाध्यायी। उसमें रस्सी से बने यंत्र जिसमें बैलों द्वारा पानी उठाया जाता था का जिक्र मिलता है। मगध महाजनपद के राजा ने, मगध के एक राजा थे उदयन राजा, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई क्योंकि यह शहर 3 नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और पुनपुन। दोस्तों ये बात जरूर है कि भाई आसपास में आपके खूब सारा पानी होगा तो कोई राज्य आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। यह भी एक रीजन है दोस्तों, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज किया है क्योंकि इंग्लैंड की आप लोकेशन देखो, है ना, आसपास खूब पानी है। तो ऐसे ही मगध महाजनपद है वो बसा हुआ था। इससे मगध शक्तिशाली राज्य बना क्योंकि यहाँ की उपजाऊ जमीन होने के कारण कृषि उत्पादन अधिक हुआ, जिससे शक्तिशाली और विशाल सेना का भरण पोषण संभव हुआ। नदियों के कारण ही यहाँ पर व्यापार वाणिज्य फला फूला। नदियाँ होंगी, उपजाऊ जमीन होगी आपके पास में, और बहुत बड़ी सेना आप रख सकते हो क्योंकि उनको खिलाने के लिए आपके पास फसल होगी उपयुक्त। मौर्य काल में भी वर्षा जल मापने की अनेक तकनीकें थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक दरबारी मंत्री था, चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र नामक। इसमें सिंचाई करने की तकनीक व पानी खींचने के यंत्रों का उल्लेख मिला है। सिंचाई कर को मौर्य काल में उदक भाग कहते थे। उदक भाग यानी कि जो लोग नहरों से अपने खेतों में पानी ले जाएंगे फसल उगाने के लिए, उनको उदक भाग नामक एक टैक्स देना पड़ता था। जिन लोगों ने झील तालाब निर्माण में सहयोग किया उनको सिंचाई कर में छूट मिलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने गुजरात में सुदर्शन झील बनवाई थी और फिर शक वंश का राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी क्योंकि दोस्तों बरसात के टाइम पर ये जो सुदर्शन झील थी ना, ये टूट जाया करती थी, दरार चल जाया करती थी। ऐसे ही दोस्तों विद्वान विटफोगल के अनुसार राज्य ने जल संसाधनों पर नियंत्रण के माध्यम से तथा सिंचाई सुविधाओं के प्रसार से साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा। क्योंकि राज्य है ना दोस्तों, नहरें वगैरह बना देता था, लोगों से टैक्स देता था, लोग हैं वो भी लॉयल रहते थे राज्य के लिए क्योंकि उनको पता था पानी नहीं देगा राज्य तो खेत में क्या उगाऊंगा मैं। चोल राजाओं ने सिंचाई व जल संचयन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पानी का प्रबंधन किया। ये जो चोल वंश के जो राजा थे ना, इन्होंने भी दोस्तों खूब सारे तालाब वगैरह बनवाए थे। चोल राजा, जैसे कि चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर एक बांध या एनीकट बनाया था। कालाबर वंश, पल्लव वंश, पांड्य वंश, चेरे वंश ने जलाशय व टाँके बनाए। टाँके क्या होता है, पानी इकट्ठा करने का एक स्ट्रक्चर, संरचना होती है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने भी महेंद्र तटकम नामक सिंचाई टाका बनाया। पल्लव इंजीनियरों को दोस्तों जल सूत्रधा कहा जाता था, जो कि बांध वगैरह बनाते थे, तालाब बनाते थे, है ना, उन इंजीनियर को जल सूत्रधा कहा जाता था। अतः राज्य ने जल को प्रबंध करने हेतु संरचनाएं बनाई जिससे भौतिक पर्यावरण प्रभावित हुआ। मतलब बांध बनाई जब बना होगा तब काफ़ी सारे पेड़ पौधे कटे होंगे ना, आसपास की जलवायु प्रभावित होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जब राज्य ने जल को मैनेजमेंट करने के लिए बांध वगैरह, तालाब वगैरह जैसी संरचना बनाई, उसके कारण भौतिक पर्यावरण प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मध्ययुगीन काल के दौरान प्राकृतिक आपदाओं ने मानव पर्यावरण संबंध को कैसे प्रभावित किया था। दोस्तों ये बात की जा रही है भाई 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की, है ना। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर आती थी, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब आता था। उससे मानव पर्यावरण संबंध कैसे प्रभावित हुआ।
देखो पहला सूखा व बाढ़, ये सवाल आया हुआ है दोस्तों, ये वापस भी रिपीट हो सकता है, ध्यान दो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, काम का है, कुछ भी फालतू नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। मध्यकाल में 2 से अधिक मौसमों के दौरान वर्षा नहीं होती थी, तो इस सूखे से फसल व पशुओं की हानि हो जाया करती थी। भाई सूखा कब पड़ेगा? जब 2 लगातार मौसम के अंदर बरसात नहीं होती थी। तो मध्यकाल में ऐसा काफ़ी बार हुआ जिसके कारण जानवर मर गए, इंसान मर गए, फसल खत्म हो गई थी। पल्लव व पांड्य राज्य में भी सालों तक बरसात नहीं आती थी। विलियम मैथवॉल्ड के अनुसार 1630 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि वहाँ के जो माँ बाप थे ना, वो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए थे। कितने बुरे हालात थे यहाँ पर। देखो सूखे और अकाल में क्या अंतर है पता है ना? तो सूखा लंबे टाइम तक अगर पड़ता है तो वो अकाल कहलाता है। भाई अकाल के अंदर काफ़ी लोग मारे जाते हैं। 1485 ईस्वी में मारवाड़, दोस्तों राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र जिसमें जोधपुर, बीकानेर ये सब आते हैं जिले, ठीक है, यहाँ पर भी भीषण सूखा पड़ा था। मारवाड़ में भीषण सूखा पड़ा 1485 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक लोक देवता जिनको जम्भोजी या जम्भेश्वर जी के नाम से जाना जाता, इन्होंने एक बिश्नोई संप्रदाय या बिश्नोई पंथ की स्थापना कर दी और टोटल 29 नियम बनाए थे प्रकृति की रक्षा के लिए, जानवरों की रक्षा के लिए, ठीक है। 1730 ईस्वी में अमृता देवी मारवाड़ क्षेत्र की थी, राजस्थान की थी। इन्होंने अन्य बिश्नोइयों के साथ मिलकर के, बताते हैं कि 363 बिश्नोइयों के साथ मिलकर के खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ही पेरियार नदी पर कोचीन बंदरगाह बनाया गया, क्योंकि पेरियार नदी में बाढ़ आ जाती थी तो कोची नाम की जगह पानी से लबालब रहती थी, तो वहाँ पर बंदरगाह बना दिया क्योंकि बड़े जहाज आ सकते हैं बंदरगाह पर। केरल में बाढ़ के पानी से चावल की ऐसी किस्में तैयार हो गई थी, क्योंकि केरल में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती थी जो खारे पानी में भी उग सकती थी। तो इस तरह के पानी का मैनेजमेंट किया गया। महाबलीपुरम बंदरगाह को 950 ईस्वी में बाढ़ का सामना करना पड़ा। चोल काल में कावेरी पट्टनम को भी समुद्री बाढ़ का सामना करना पड़ा। 1112 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से जलमग्न थे, यानी कि जल पलावन की स्थिति, बाढ़ की स्थिति थी। भूकंप, देखो मध्यकाल में गुजरात, असम, दिल्ली, कश्मीर में अनेक भूकंप आए, है ना। जैसे कि 1505 में आया था। बाबर अपनी संस्मरण बाबरनामा में कहता है कि भाई 1505 ईस्वी में मैंने ऐसा भूकंप देखा जिसके झटके आगरा, ग्वालियर, मांडू तक महसूस किए जा सकते थे। आगरा यूपी में है, ग्वालियर और मांडू एमपी के अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता था, शहरों का नाश होता था। निकोलो मनुची, ये एक इटली का यात्री था जो कि भारत घूमने आया था। इसके अनुसार 1699 ईस्वी में गुजरात में उच्च तीव्रता का भूकंप आया जिससे कि नहरें सूख गई। और दोस्तों जब भूकंप आता है, नहरें सूख जाती है, थोड़ा बहुत पानी होता है उसके अंदर, तो उसमें गंधक भर गया। गंधक एक तेजाब होता है दोस्तों, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मर गई थी, क्योंकि 1702 ईस्वी में फिर से यहाँ पर भूकंप आया था। कहाँ पर? गुजरात में। आगे देखते हैं भारी बरसात और हिमपात। भारी बरसात, विजयनगर में जहाँ के राजा रहे हैं कृष्णदेवराय, दोस्तों आप जहाँ पर आज का जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश देखते हैं ना, वहाँ पर विजयनगर रहा था कभी। तो 16वीं-17वीं सदी में भारी बरसात से फसलों को नुकसान हुआ। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरण यानी कि अपनी किताब तुजुक-ए-जहांगीरी में बताया कि वह जब बरसात के मौसम में मांडू एमपी का दौरा कर रहा था ना, कौन? जहांगीर। जब वो एमपी विजिट कर रहा था तो उसके शाही जुलूस को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह खराब मौसम के कारण शिकार करने नहीं जा सका। तो आप देख सकते हो, है ना, प्रभावित हो गया ना इंसान। यही तो लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। मुगल सेना को भी बंगाल व असम की ओर जाने हेतु घोड़ों की जगह हाथियों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि घोड़े वो दलदल में नहीं चल सकते हैं, ज़्यादा पानी वाली जगह में नहीं निकल के जा सकते हैं। तो गंगा नदी में बाढ़ आने से मुगल अधिकारी, सैनिक, नागरिक मारे जाते थे। बल्ख व कंधार ये अफगानिस्तान के एरिया हैं। यहाँ पर जब सैन्य अभियान करते थे मुगल तो काफ़ी ज़्यादा भारी बर्फबारी होती थी अनेकों बार, जिससे मुगलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो सॉल्यूशन जरूर बताना भाई, किसी को कमी दिख रही है वो भी जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसॉफी में पर्यावरण का महत्व बताएं। ये सवाल ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। भारतीय दर्शन में वन, जल, झील, पौधों व जानवरों के महत्व को बताएं। दोस्तों कोई दो पूछेगा आपसे, वन या झील या जल और पौधे, है ना, इस तरह से, लेकिन मैंने सारे ही बता दिएगा, कुछ भी आ सकता है यार। वन का महत्व क्या है भाई? हमारे जो पुराने लोग हैं ना, वनों को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि वन को अरण्य कहते हैं संस्कृत में। तो ये वैसे ही स्थान थे वन जहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध है ना, भगवान महावीर स्वामी हैं, वो तपस्या करते थे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे, आध्यात्मिक सत्य की खोज करते थे। क्या सच है, क्या मृत्यु है ना, हम इस जगत के अंदर क्यों आए हैं,
क्या मृत्यु के बाद में दूसरा जीवन संभव है? ये सब आध्यात्मिक सत्य होते हैं जिनकी खोज करने के लिए जंगल में जाते थे ये संत मुनि। जैसा कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया है, वनों में ईश्वर का वास समझकर इन्हें पवित्र माना जाता था। और जब हम किसी चीज़ को पवित्र मान लेते हैं तो उसको काटते थोड़ी है भाई। पीपल को काटते हो क्या? तुलसी को नुकसान पहुंचाते? क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि हम मानते हैं कि उनके अंदर देवी देवताओं का वास है, वो पवित्र है। भारतीय दर्शन में मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और हम मानते हैं प्रकृति हमारी माँ है। जिस तरह से हमारी जो रियल मदर है वो हमारा नर्चरिंग करती है, पालन पोषण करती है, वैसे तो प्रकृति मदर नेचर है हमारी। मनुष्य यहाँ का मालिक नहीं है। ये भारतीय दर्शन की सोच है भाई, है ना। पश्चिम की सोच क्या है कि मनुष्य प्रकृति से अलग है और मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। ये पश्चिम के देशों की सोच है, तभी तो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वन हमें आश्रय यानी कि शेल्टर देते हैं, घर देते हैं, भोजन सुरक्षा देते हैं। वन भारतीय लोक कथाओं, त्यौहार, परंपराओं का अभिन्न अंग है। आपकी जो बुआ है ना, नानी है, दादी है, वो आपको ऐसी कुछ कहानियाँ बताती थी ना जिसके अंदर जंगल वगैरह शामिल होते थे। वन में घूमकर हम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। जल का क्या महत्व है? अब जल देख लो, वन का तो पढ़ लिया है, फॉरेस्ट का। भारत में जल को सर्जन, पालन पोषण और विनाश के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जल को यानी कि जल है, उसी से हमारा जीवन संभव है, ठीक है। और जल मतलब हमसे रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, फिर हमारा विनाश हो जाएगा। देखो, अनुष्ठान, यज्ञ और दैनिक प्रार्थनाओं से पहले शरीर व आत्मा की शुद्धि हेतु जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती का पानी पापों को नष्ट करने वाला माना गया। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की जो राख अस्थियां होती है उनको पवित्र जल में बहा दिया जाता है। बड़े मंदिरों और गुरुद्वारा में पानी का तालाब बना होता आपने देखा ही होगा दोस्तों, जिसका पानी पवित्र मानकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। झील का महत्व क्या है भाई? झील का महत्व क्या है ना? झील का महत्व है, भारत में जो झीलें हैं पवित्र नदियों के समान शुद्धि हेतु, यानी कि इससे शरीर आत्मा मन शुद्ध होता है। और अनुष्ठानिक स्थल है, मतलब झीलों के किनारे तरह तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं, जहां स्नान करने से भी पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जीवन के अंदर पाप करते रहो फिर झील के अंदर नहा के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में झीलों को पौराणिक व दंत कथाओं में स्थान देकर इसमें देवी देवताओं का निवास माना गया है, ठीक है। यानी कि हमारे महाभारत और जो रामायण है ये महाकाव्य हैं, एपिक हैं, इसके अंदर भी तो झीलें आती हैं। जैसे कि दोस्तों भारत के अंदर पवित्र झील है पुष्कर झील राजस्थान के अंदर, बिंदु सरोवर लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये बिंदु सरोवर कहाँ पे है कमेंट करना, ठीक है। आई थिंक गुजरात के अंदर है। पेड़ पौधों व जानवरों का महत्व क्या है? भारतीय दर्शन में जानवरों को ईश्वर का अवतार माना जाता है ना, तथा इन्हें ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि दोस्तों संत नामदेव जी को कुत्ते में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं हम जानवरों को ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईश्वर का उनमें निवास होता है, तथा इन्हें ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि भगवान शिव को सांपों के साथ जोड़ा जाता है, गणेश जी को चूहे के साथ जोड़ा जाता है। धर्म ग्रंथों में पशुओं को ईश्वर की दया आशीर्वाद योग्य माना जाता है तथा उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। बाघ व शेर को हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं तथा गाय को पवित्र पशु मान करके हम गाय की पूजा करते हैं। अब पौधे देख लो भाई, भारत में पीपल, आम, बरगद, तुलसी को पवित्र मानकर इन्हें देवी देवताओं का निवास हम बताते हैं कि भाई देवी देवता हैं इसके अंदर, हम इसलिए पूजा करते हैं, काटते कभी नहीं है। पौधे औषधि, भोजन, अनुष्ठान हेतु महत्वपूर्ण है जो मानव के अस्तित्व और कल्याण हेतु उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ सवाल है, ये वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार पढ़ोगे तो, लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब तक सही पढ़ा है, पल्ले पढ़ा है सब कुछ, तो ये भी तो पल्ले पड़ेगा। औपनिवेशिक काल के दौरान वनस्पति विज्ञान यानी कि जिसको आप बोटनी कहते हो, है ना, जिसमें पेड़ पौधों का स्टडी की जाती है, वनस्पति विज्ञान का साम्राज्यवादी विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ, एमरजेंस हुआ। यानी कि दोस्तों जब ब्रिटेन का शासन भारत पर था, आप ये मानो उस टाइम पर दोस्तों अंग्रेजों ने है ना अपने अनुसार है ना किसानों से कहा कि भाई तुम तंबाकू उगाओ, तुम नील की खेती करो, तुम काजू उगाओ, रबड़ उगाओ, चाय उगाओ, है ना, कॉफ़ी उगाओ, और हम तुम्हें नई नई फसल, नए नए पौधे ला के देंगे, उसको उगाओ। तो वो अपने हित साध रहे थे। वो दोस्तों साम्राज्यवादी विज्ञान के रूप में बोटनी में भी, मतलब बोटनी की सहायता से वो अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं उनकी नस्लें हैं, किस्में हैं, वो सुधारी गई ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। तंबाकू अच्छी नस्ल का, चाय 80 नस्ल की उन्होंने बना दी,
कृषि विज्ञान की सहायता से और वनस्पति विज्ञान की सहायता से। तो जो वनस्पति विज्ञान है ना, इसका सहारा लेकर के अपने जो स्वार्थ हैं वो पूरे करे, अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाए, फसलें लगवाई, यही आपको लिखना है। 15वीं शताब्दी से वैज्ञानिकों ने कृषि वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, जिसमें अपन जंगलों का जो डेवलपमेंट है वो करते हैं, वन लगाते हैं, प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण संरक्षण यानी कि पेड़ पौधों को बचाना, इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करनी शुरू कर दी। देखो स्पेन के, इंग्लैंड के काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि मतलब बॉटनी में अब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, वनस्पति विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, भाई कौन सा पौधा है वो फ़ायदा दे सकता है ना। यूरोप की सरकारों ने भी ऐसे यात्रियों जो कि मतलब ऐसे वैज्ञानिक होते थे, दूसरे देशों में जाकर के अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, अच्छी अच्छी फसलें देखते थे, है ना, उनका कैटेगराइजेशन करते थे, अंग्रेजों को बताते थे यहाँ पर ये फसल लगा लो, खूब सारा पैसा मिलेगा। तो यूरोप की सरकारों ने भी ऐसे साम्राज्यवादी अभियानों तथा यात्रियों का समर्थन व सहयोग किया। मालाबार, ये केरल में मालाबार तट है, यहाँ पर एक डच गवर्नर वान रीड था, इसने केरल की वनस्पतियों का वर्गीकरण किया कि केरल के अंदर कौन कौन से पेड़ पौधे फसलें उगती हैं। यूरोप के देशों ने निम्नलिखित फसलों की उन्नत नस्लों का आविष्कार कर उपनिवेशों में इनकी खेती करवाई, जैसे कि भारत में दालचीनी, लौंग, कॉफ़ी, मक्का, जायफल, काली मिर्च, रबड़, चीनी, कोको, चाय, तंबाकू, क्योंकि दुनिया भर में अंग्रेज बेचते थे, तो इनकी अच्छी जो किस्में हैं, जैसे कि पैदावार ज़्यादा हो, अंग्रेजों को ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसी हिसाब से ये फसलें लगवाते थे भारत में। वनस्पति विज्ञान व कृषि विज्ञान के उन्नत होने के कारण बड़े स्तर पर नील, गन्ना, केला, चावल, चाय की खेती की गई। भारत में पारंपरिक विधि के तरीकों का उपयोग कम हुआ अब, है ना। हमारा परंपरागत जो ज्ञान था ना, मतलब हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती वगैरह करते थे, है ना, ये बाजरा, चावल, गेहूं, यही सब उगाते रहते थे, खाद्यान्न फसल उगाते थे अपन। शहरी मध्यम वर्ग ने अपने आहार में इन वाणिज्यिक फसलों को जोड़ा। भारत के लोग भी है ना अब ये सब खाने लग गए भाई, है ना, गन्ना, केला, चावल, चाय, ये सब अपने डाइट में भारतीयों ने जोड़ा। चाय भारत की थोड़ी बाहर से तो आई है, ठीक है। अब देखो उपनिवेशों में पहाड़ियाँ, चारागाह जहाँ पर जानवर चरते हैं, घास के मैदान, उपजाऊ ढलानों व जल निकायों का वाणिज्यकरण शुरू किया गया, यानी कि अंग्रेजों ने लीज पर खरीद लिया, अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निजीकरण करना चालू कर दिया, और यहाँ पर जो वाणिज्यिक फसलें हैं जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकती थी, जैसे कि चाय, जूट, कॉफ़ी, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं, यहाँ पर ये सब लगाना चालू कर दिया। भारत में खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाई गई, जिससे कि किसानों का शोषण हुआ। अब भाई किसान है वो चाय थोड़ी खाएगा, तंबाकू खाएगा क्या, खाएगा तो चावल, बाजरा, लेकिन ये उगवाते नहीं थे अंग्रेज, है ना। ऑक्सफोर्ड, एडिनबर्ग, है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन की जगह है। यहाँ पर दोस्तों पारंपरिक खेती के साथ में अंग्रेज जो लोग हैं औषधीय पौधों की खेती भी करने लगे। अब तो आप देख रहे हो किस तरह से जो बॉटनी वनस्पति विज्ञान है उसमें अब नए नए आविष्कार करते थे लोग। विलियम टर्नर ने ऐसे पौधों की खोज की जो फाइबर से भरपूर तथा औषधीय महत्व के थे। अंग्रेजों ने अपना ब्रिटिश उद्यान नेटवर्क पूरे उपनिवेशों में फैलाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की। तो अंग्रेजों ने है ना जो मनपसंद पौधे थे वही लगवाए, मनपसंद जो फसलें थी जो उनको पैसा कमा के दे सकती थी वही लगवाई। अंग्रेजों ने सिंचोना कैसा प्लांट होता है, इससे दोस्तों एक पदार्थ जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसका नाम है कोनेन। सिंचोना नामक पौधे से कोनेन मिलता है और ये कोनेन है दोस्तों मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में आता है, तो सिंचोना की खेती करवाई। रबड़ का पौधा ये अलग अलग तरीके में काम आता है। सीसस का पौधा ये दोस्तों एक प्राकृतिक फाइबर होता है जिससे कि चटाई वगैरह बनती है, कपड़े वगैरह बनते हैं। तो इन सिंचोना को, रबड़ को और सीसस को अन्य उपनिवेशों में विकसित भी किया और हस्तांतरित भी किया, जैसे कि इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ पर राज किया है इन सभी पेड़ पौधों को लगवा दिया। पुर्तगाली व डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड के जो वनस्पति विज्ञानी थे इन्होंने एशिया, पश्चिम अफ्रीका और कैरेबियाई यानी कि दोस्तों जहाँ पर ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह है, ठीक है, ब्राज़ील में भी वनस्पतिक उद्यानों की स्थापना की। दोस्तों वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं, इनको इंग्लिश के अंदर बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर ये नए नए अच्छे पेड़ पौधे उगाते भी थे, ये वैज्ञानिक देखते थे। निष्कर्ष में आप लिख देना भाई, साम्राज्यवादी वनस्पति नेटवर्क ने प्रजातियों के चयन यानी कि अच्छी फसलें ही चुनी गई, खेती करने के नए तरीकों और संकरण के माध्यम से यानी कि दो फसलों को आपस में मिला करके एक नई फसल बना लेना के माध्यम से पेड़ पौधों में सुधार किया गया, वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया गया पेड़ पौधों फसलों को, ताकि अपने जो स्वार्थ के जो हित हैं, अपने फ़ायदे वो पूरे कर सके अंग्रेज लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में आपको बताना है। दोस्तों
भारत के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे कि बहुत फेमस आंदोलन बिश्नोई आंदोलन लिखा है, मैंने आपको बताया था ना। इसकी उत्पत्ति 15वीं सदी में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हुई इस आंदोलन की, और इसकी स्थापना जम्भोजी, ये लोक देवता हैं राजस्थान के, जम्बेश्वर जी भी कहते हैं इनको, इन्होंने एक पंथ बनाया, एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम था बिश्नोई संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ये पर्यावरण, अहिंसा और सतत जीवन यानी कि खुशहाली से जिए, ना तो जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, ना ही पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे संबंधित 29 नियम बनाए गए बिश्नोई समाज के लिए। 1730 ईस्वी में यहाँ पर अमृता देवी ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए 363 गांव वालों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है, पेड़ों को गले लगा लिया। और ऐसा कहा जाता है उस राजा ने निर्मम तरीके से इन सबको काट डाला। तो ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान है वो कुर्बान कर देते हैं, भाई नमन है ऐसे लोगों को। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। देखो, चमोली एक उत्तराखंड में स्थान पड़ता है। उद्देश्य क्या था? वनों को कटने से बचाना। जो नेता थे ना चिपको आंदोलन के, उनके नाम याद कर लो, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इस आंदोलन में महिलाओं, स्वयंसेवी संगठनों तथा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों और भी लिख सकते हो आप अपने मन के हिसाब से कि इस आंदोलन के कारण लोगों में चेतना जगी, लोगों ने पेड़ पौधों को बचाया, सरकारी अधिकारी है वो इनकी मांगे पूरे की। इस तरह से लिख सकते हो आप पन्ने भरने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मेन याद रखना कहाँ पर हुआ था, चिपको आंदोलन, चमोली नाम की जगह उत्तराखंड में। साइलेंट वैली आंदोलन, दोस्तों साइलेंट वैली केरल में एक जगह है जिसको हिंदी में कहते हैं शांत घाटी क्षेत्र। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, साइलेंट वैली आंदोलन। तो 1970 और 80 के दशक में केरल शास्त्र साहित्य परिषद एक संगठन था, इसके नेतृत्व में यह आंदोलन केरल के साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी क्षेत्र में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ बनने वाली जल विद्युत परियोजना को रोकना, जिससे यहाँ के दुर्लभ पेड़ पौधों व प्रजातियों को बचाया जा सके। इसका भारी विरोध किया गया दोस्तों, और इंदिरा गांधी की सरकार है उस समय पे थी। तो ये जो साइलेंट वैली थी ना, या शांत घाटी क्षेत्र, इस इलाके को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अपीको आंदोलन, दोस्तों कन्नड़ भाषा में ना अपीको वर्ड का मतलब होता गले लगाना, हक करना। तो कब वह कहाँ पर हुआ? 1983 ईस्वी में सलकानी गांव पड़ता है उत्तरी कन्नड़ जिला में, कर्नाटक में, यहाँ पे हुआ था अपीको आंदोलन। इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े, और यह आंदोलन कर्नाटक और केरल के पहाड़ी जिलों में प्लाईवुड कारखानों यानी कि लकड़ियों का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाए जाते थे, ऐसे कारखानों में, लुगदी जिसको पल्प भी कहते हैं, और पेपर मिलों के लिए तथा बांध निर्माण, रेल तथा सड़क मार्ग जैसी विकास परियोजना के कारण पेड़ों की कटाई के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। कौन सा? अपीको आंदोलन। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि अभी भी चल रहा है दोस्तों। 1985 से शुरुआत हुई थी। देखो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से एक नदी होकर बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और यहाँ पे ऐसे बांध बनाए गए दोस्तों, और कुछ बांध बनने वाले भी हैं जिससे कि बिजली बनाई जाए। इनको कहते हैं जल विद्युत बांध। तो लोगों ने इन बांधों का विरोध किया। इसके नेता मेधा पाटेकर रहे हैं, बाबा आमटे रहे हैं, और अन्य जनजातीय समूह, NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन, और शहरी मध्यम वर्ग, वो भी हिस्सा लिया इसने इस आंदोलन में। अन्य कारण देखो, इस आंदोलन के अन्य कारण, बांध बनने से उपजाऊ भूमि जलमग्न हो जाएगी, बांध टूटेगा तो आसपास के गांव डूब जाएंगे, लोगों को चिंता थी, इसलिए लोग सड़कों पे आ गए धरना प्रदर्शन के लिए। लोगों का विस्थापन, यानी कि लोग हैं उनको अपनी जगह गांव छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और जैव विविधता को खतरा होगा, है ना, जानवर भी इधर उधर चले जाएंगे। टिहरी बांध संघर्ष आंदोलन लास्ट है दोस्तों, 1986 और 90 के बीच में हुआ था। क्यों हुआ? देखो, भागीरथी नदी, गंगा नदी की एक सहायक नदी है भागीरथी नदी। तो इस नदी पर एक टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हो रहा था, यानी कि बांध बनाकर बिजली बनाई जानी थी। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाकर सरकार के सामने अपना गुस्सा व्यक्त किया। बाद में इसे सुंदरलाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों का समर्थन भी मिला था। बड़े नेता थे, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध संघर्ष आंदोलन, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण के संरक्षण में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। दोस्तों आ सकता है ये सवाल, आया हुआ भी है, ठीक है। तो गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होते हैं? जो किसी भी उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं लोग, इनको मतलब फंड दे सकते हैं सरकार से, लेकिन कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं लेते हैं ये लोग। तो एक किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं? लोगों को जागरूक और शिक्षा दे करके, आप लिख देना इस पॉइंट में, हेडिंग याद कर लो सिर्फ। और सरकारों पर दबाव बना करके, ताकि सरकार है ऐसा कोई गलत कानून नीति न बनाए जिससे कि पर्यावरण का नुकसान हो। और परामर्श दे सकता है सरकार को, तथा इनको लगता है कि
सरकार मान नहीं रही है तो सरकारों के खिलाफ भी न्यायालयों में जनहित याचिका, जिसको पीआईएल कहते हैं, उसको दर्ज करवा देते हैं। वन रोपण, नदी सफाई, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में सहयोग देना, जैसे कि सोलर एनर्जी है ना, जियोथर्मल एनर्जी है, और बायोमास एनर्जी का प्लांट जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे आगे आ जाते हैं एनजीओ और हेल्प करते हैं। अनुसंधान व निगरानी करना, पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे रिसर्च हो सकते हैं और सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं उसका लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं उसको। स्थानीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु मजबूत बनाना और उनको पर्यावरणीय जिम्मेदारी सिखाना। और एनजीओ या गैर सरकारी संगठन है वो आपदा से हुए प्राकृतिक नुकसान की पुनः प्राप्ति भी करवाते हैं। जैसे कि किसी इलाके के अंदर भूकंप, बाढ़ आई तो वहाँ पर पेड़ पौधे खत्म हो गए, ठीक है, तालाब वगैरह खत्म हो गए तो वापस से उनको पेड़ पौधों को लगा देना, तालाबों को बनाना, रिकवरी करवाना। और एनजीओ समग्र पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं बनाने के लिए सरकारों, व्यवसायों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करके पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, सरकारों के साथ मिलकर के, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिल करके। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक आधुनिक भारत में अकालों, रोग, महामारियों के बारे में वर्णन करें। ये दोस्तों 40 नंबर का सवाल आया हुआ है, एक बार पता आपको, देखना आप पीवाईक्यू उठा करके। पहला सवाल था प्रारंभिक आधुनिक भारत में अकाल और इसके दुष्प्रभाव थे, उसके नीचे जस्ट दूसरा ही क्वेश्चन ये था कि प्रारंभिक आधुनिक भारत में रोग, महामारियों के बारे में वर्णन करें। आ सकता दोस्तों, मैंने एक ही सवाल में इसको डाल दिया है। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई, प्रारंभिक आधुनिक समाज में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही 18वीं और 19वीं शताब्दी की। तो अकाल ने है ना दोस्तों, कहाँ कहाँ पर अकाल आया और किस तरह से लोगों को प्रभावित किया वो आपको बता देना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रशासन के अंतर्गत 1765 और 1858 के बीच में बंगाल में 1 दर्जन अकाल और 4 भयंकर सूखे पड़े थे। 1769 और 70 के अकाल ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापक जान माल की हानि की, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी राजस्व वसूला। कितने गंदे थे अंग्रेज। 1783-84 में पड़े अकाल ने अवध मतलब जहाँ पे अयोध्या, फैजाबाद की इलाके है ना, उसको अवध कहते हैं। पूरी पंजाब, दिल्ली, राजपूताना क्षेत्र जो राजस्थान का है और कश्मीर को अपनी चपेट में ले लिया इस वाले अकाल ने। इससे 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे 1783 वाले अकाल में। आगे चलो, 1789 और 92 में पड़े अकाल से मद्रास प्रेसिडेंसी, गुजरात, दक्कन, हैदराबाद, मराठा और मारवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, इन इलाकों में भारी तबाही मचाई 1789 वाले अकाल ने। अन्य कुछ अकाल देखो, 1803 का यूपी का अकाल मतलब उत्तर प्रदेश, गुंटूर में भी पड़ा था भाई 1837 में अकाल, जिसमें 2 लाख लोग मारे गए थे। 1837 और 38 का आगरा का अकाल, इससे मध्य दोआब, गंगा या यमुना जहाँ पर बहती है ना वो मध्य दोआब कहलाता है। आगरा, दिल्ली, हिसार जो हरियाणा के अंदर पड़ता हिसार, वो प्रभावित हुआ। ब्रिटिश काल में पड़े अकालों के दुष्प्रभाव देखो आप, क्या इसके परिणाम निकले, बुरे परिणाम। जनसांख्यिकी में भारी बदलाव है, यानी कि लाखों लोग मर गए, लापता हो गए, ठीक है, अपने शहर गांव छोड़ करके दूसरे शहर चले गए, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी ही चेंज हो गई। सामाजिक व आर्थिक बर्बादी हुई, मतलब लोगों के काम धंधे, कारखाने वगैरह खत्म हो गए। सामूहिक पलायन, लोग अपने परिवारों को गांवों के साथ में दूसरे गांव क्षेत्रों में चले गए। करों में राहत न देने से किसानों की दुर्गति हुई, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किसानों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उमड़ आया कि चलो तुम्हें हम बताते हैं अब, ठीक है, तुमने टैक्स लगाया, तुम कितने जालिम हो, है ना, वो अकाल पड़ा, ऊपर से तुम टैक्स और लगा रहे हो, तुमने माफ़ नहीं किया, अब चलो आंदोलन में हम हिस्सा लेंगे। अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों के कुछ प्रयास देख लो दोस्तों। सूखे की जांच, नीतियों की सिफारिश करने के लिए और राहत कार्य लागू करने के लिए अनेक आयोग बने अंग्रेजी सरकार की तरफ, जैसे कि स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग। राहत कार्य चलवाए गए जिसमें खाद्य सामग्री है, खाना वगैरह बंटवाया गया, खाद्य आयात यानी कि बाहर से खाना मंगवाया गया, वितरण के काम किए गए। और रेलवे का विकास हुआ ताकि ट्रेन के माध्यम से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब खाना भिजवाया जाए। प्रारंभिक आधुनिक समाज में रोग एवं महामारी, अकाल के बारे में पढ़ लिया, रोग एवं महामारी दोस्तों कौन कौन से बीमारी कहाँ कहाँ पर फैली वो पढ़ते हैं। 1812 ईस्वी में प्लेग रोग दोस्तों काफ़ी लाखों लोग मर गए गुजरात और सिंध में। 1828 में ऐसा ही हरियाणा के हिसार में प्लेग रोग फैला और 1836 में राजपूताना क्षेत्र में प्लेग रोग फैला था। 1817 और 21 में कोलेरा प्रकोप ने, कोलेरा एक संक्रामक मतलब पानी के कारण फैलता, दूषित पानी के कारण, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को प्रभावित किया। मतलब अंग्रेज जानते भी नहीं थे कोलेरा कोई बीमारी होती भी है और काफ़ी सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे कोलेरा के कारण।
18वीं और 19वीं सदी में राजमहल की पहाड़ियों जो झारखंड में पड़ती है और मद्रास प्रेसिडेंसी में मलेरिया फैला था। 1896 और 98 तक रोनाल्ड फस ने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मलेरिया फैलाने वाले एनाफ्लीज मच्छर की भूमिका की खोज की कि भाई जो मलेरिया फैलता है ना, वो एक टाइप का मच्छर होता है एनाफ्लीज मच्छर, इसकी वजह से फैलता है। जब अंग्रेज जंगल की जनजातियों पर आक्रमण करते थे, है ना, तथा जब वे दलदली व आर्द्रता वाले इलाकों में अपना निर्माण कार्य, जैसे कि जंगल के अंदर मान लो सड़क बना रहे हैं, है ना, पटरियाँ बिछा रहे हैं, तो वहाँ उनको मलेरिया हो जाता था, जिससे कि उनको तेज बुखार आ जाता था। चेचक रोग को भारत में शीतला माता के नाराज होने से जोड़ा गया, है ना। शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं भारत के अंदर? ताकि उनको चेचक रोग ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स, है ना, चेहरे पे छोटी छोटी फंसियाँ और फिर वो दाग बन जाती हैं। 1769 और 70 के दौरान चेचक रोग से भी बंगाल में काफ़ी लोग मर गए थे। 1796 में एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके को खोजने में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों ये एक जीके का इंपॉर्टेंट सवाल ही बनता है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये जो टीका है चेचक का, किसने किसने इसका आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर ने। और फिर ये टीका भारत में भी उपलब्ध हो गया। आप पूछना अपने माँ बाप से, दादा से कि भाई पहले चेचक से कितने लोग मरे थे, वो बताएंगे मेरे को भी हुआ था चेचक। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिक नारीवाद इको फेमिनिज्म का मतलब आपको बताना तथा इसके वैचारिक पहलू को भी बताएं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन बता देना, किसे कहते हैं पारिस्थितिक नारीवाद, व्हाट डू यू मीन बाय इको फेमिनिज्म, और इसके वैचारिक पहलू को बताना है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने पारिस्थितिक नारीवाद के बारे में क्या बोला है। देखो मतलब बताओ, यह एक विचारधारा, किसी भी शब्द के आगे अगर वाद लग जाता है तो एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होती है, अथवा ये आंदोलन है, ठीक है। पारिस्थितिक नारीवाद एक विचारधारा है अथवा आंदोलन है जिसके अनुसार समाज में उपस्थित पितृसत्तात्मक शक्ति संरचनाओं के कारण, यानी कि आदमी मर्द की ज़्यादा चलती है, इसके कारण ही महिलाओं और प्रकृति का शोषण हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री आदमी है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री आदमी है, दोनों के अंदर बनती नहीं है, और फिर जो मर्द है ना, मतलब आदमी है, लड़का है, उसके अंदर थोड़ा आक्रामक स्वभाव तो पाया जाता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहता है, देश लूटना चाहता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। सामान्य रूप में बता रहा हूँ, सारे ही जो आदमी होते हैं ऐसे नहीं होते। तो महिलाएं जो मानती हैं, नारीवादी मानते हैं कि जो आदमी है ना, ये फिर लड़ाई लड़ता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, ठीक है, बम गोले दागता है, प्रकृति को नुकसान होता है, महिलाओं को नुकसान होता है। यह लैंगिक समानता के व पारिस्थितिक संतुलन की बात करता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकार हो, है ना, और पारिस्थितिक संतुलन की बात भी करता है। पारिस्थितिक नारीवादी आंदोलन 1970 में उभरा तथा इसका सर्वप्रथम उपयोग है डी ओबान ने किया था। पारिस्थितिक नारीवाद शब्द किसने बताया था दुनिया को सबसे पहली बार? डी ओबान ने 1974 ईस्वी में। अब देख लो पारिस्थितिक नारीवाद के वैचारिक पहलू। नारीवादी चिंतकों के अनुसार पुरुष प्राकृतिक रूप से अधिक आक्रामक तथा संसाधनों पर प्रभुत्व या डोमिनेंस कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए जिससे संसाधनों का असीमित दोहन खत्म हो। देखो आदमी के अंदर होता ही है ना, ये देश लूट लूँ, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लूँ, वो मेरा हो जाए, ठीक है, ये संसाधन भी मेरे हो जाए, ये आदमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है ना, नोटिस करके देखना। तो महिलाओं हैं, इनको भी अधिकार और मान सम्मान मिलने चाहिए, पारिस्थितिक नारीवादी ऐसे मानते हैं। नारीवादी कहते हैं कि महिला में प्रेम, सहनशीलता, क्षमाशीलता, मतलब माफ़ कर देती है दूसरों को, सहनशीलता, झेलती रहती है, सहयोग की भावना पाई जाती है, कोऑपरेशन की जो सेंटिमेंट्स से पाए जाते हैं। अतः नारी को राजनीति में भी शीर्ष नेतृत्व है। महिला को भी दोस्तों देशों का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बनाना चाहिए, जिससे कि देशों के बीच में संघर्ष रुकेंगे, क्योंकि महिला के अंदर प्रेम, सहनशीलता है। दो देश के प्रधानमंत्री महिला लड़की होंगी तो आपस में बात कर लेंगे प्यार से, ठीक है। अमेरिका यूएसए से पारिस्थितिक नारीवाद आंदोलन उभरा। सबसे पहले ये जो आंदोलन है कहाँ से आया? अमेरिका से, जिसका उद्देश्य था महिलाओं और प्रकृति की मुक्ति। प्रकृति का शोषण रोकने हेतु 1980 में महिला पेंटागन कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 2000 महिलाओं ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया था। महिला पेंटागन कार्रवाई क्या थी? प्रकृति का शोषण करने के लिए एक आंदोलन था। विद्वान वारेन के अनुसार एक पारिस्थितिकी नारीवादी चिंतक महिलाओं व प्रकृति पर पुरुष प्रभुत्व की आलोचना करता है, यानी कि मर्द के जो दबाव बनाने के कारण किस तरह से महिलाओं और प्रकृति का नुकसान हुआ है वो बताता है। कौन? नारीवादी चिंतक ऐसा बताता है। तथा लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए प्रयास करता है एक नारीवादी हमेशा। वारेन क्या कहता है, जो नारीवादी चिंतक होता है ना, जो मतलब महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो लिंग पूर्वाग्रह को दूर करते हैं। यानी कि लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे कि एक लड़की आपने देखी तो आप क्या सोचोगे, तो घर के काम करेगी, ठीक है, अपने पति की सेवा करेगी,
बच्चे का पालन पोषण करेगी, क्या ही नौकरी करेगी। तो ये लिंग पूर्वाग्रह हो सकते हैं। ऐसे ही आदमी को लड़के को देखा तो क्या करेगा, ये तो कमाने के लिए बना है। ये समाज की भी कुछ उम्मीदें होती है ना, इसी को कहते हैं लिंग पूर्वाग्रह। तो इसको दूर करने का हमेशा प्रयास करेगा एक नारीवादी चिंतक। देखो आगे और भी लिख सकते हैं पारिस्थितिक नारीवाद, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, पन्ने भरने हैं, ठीक है, और अच्छे कंटेंट आपको लिखना है, तभी तो बढ़िया नंबर मिलेगा। पारिस्थितिकी नारीवाद को अपन 3 टाइप में बांट सकते हैं, उदार पारिस्थितिक नारीवाद, सांस्कृतिक और समाजवादी। देखो उदार पारिस्थितिक नारीवाद क्या कहता है, इसमें नए कानूनों व विनियमों, विनियम यानी कि रेगुलेशन, नियम के माध्यम से स्त्री व प्रकृति की मुक्ति की, यानी कि दोस्तों जिस तरह से जो स्त्री जकड़ी हुई है पितृसत्तात्मक बंधनों में, ठीक है, अब स्वतंत्र नहीं घूम सकती, ये सब प्रकृति की भी मुक्ति की बातें होती हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद में क्या बातें की जाती हैं, इसमें पुरुष सत्ता का संस्कृति पर प्रभुत्व की आलोचना की जाती है। समाजवादी में इसमें पुरुष सत्ता का प्रजनन अधिकार व सामाजिक व्यवस्था में पुरुष के प्रभुत्व की बुराई की जाती है। यानी कि दोस्तों प्रजनन के अधिकार होते हैं ना, उसमें महिला का कोई भी योगदान नहीं होता, ठीक है। बच्चे कब और कितने पैदा करने हैं ये भी एक पुरुष डिसाइड करता है, ठीक है। तो जो समाजवादी नारीवादी हैं वो कहती है कि प्रजनन के अधिकार हैं वो भी मिलने चाहिए समाज में एक महिला को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर प्रकाश डालिए। अब तक दोस्तों भारत के अंदर 3 हैं, वो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जा चुकी हैं, 1983, फिर 2002 और फिर 2017। इसके बारे में बता दो थोड़ा थोड़ा, ये 20 नंबर का सवाल आया हुआ है। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था, सन 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना। इसे 6वीं पंचवर्षीय योजना 6 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था NHP 1983 को। लेकिन यह नीति ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का अधिकांश समय परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने में चला गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एक ही व्यक्ति के 10 15 जो बच्चे हैं वो हो जाया करते थे, उनको परिवार नियोजन सिखाया जा रहा था, साधन बताए जा रहे थे, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी सारी एनर्जी इन्हीं सब में चली गई, वो ध्यान ही नहीं दे पाए और बीमारियों पर। ग्रामीण जनता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विचार को स्वीकार नहीं कर सकी। ग्रामीण है अभी भी है ना, हॉस्पिटल जाने से कतराते थे, ठीक है। दूर दराज देहात वाले इलाके में हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, और महिलाएं तो संकोच भी करती हैं किसी मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का 70% दायित्व निजी क्षेत्र के पास में था, अतः गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सके। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में जो बनी थी ये फेल क्यों हो गई, मतलब इतना ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों जो प्राइवेट क्षेत्र था ना, जो प्राइवेट अस्पताल थे, उसी के अंदर सभी बीमारियों का इलाज संभव था, लगभग सभी बीमारियों का। लेकिन गरीब आदमी के पास पैसे थोड़ी होते हैं, तो गरीब आदमी सरकारी अस्पताल देखता है, वहाँ पे डॉक्टर देखता है ना, तो सरकारी अस्पताल थे इतने न सरकारी डॉक्टर थे, इसलिए गरीब व्यक्ति है दोस्तों उसका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेंद्रीकरण करके जनसाधारण तक स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे और फिर गांव के स्तर पे अस्पताल होंगे, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की गई, मतलब भारत की जो टोटल GDP है ना, उसका स्वास्थ्य पे पहले कितना खर्चा होता था, 5.2%। जैसे कि 100 रुपये बजट में आया तो हेल्थ में पहले 5.2 रुपये जाते थे, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर पे प्रभावी रूप से लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, जिससे कि न्याय संगत रूप से सभी वर्ग के लोगों का इलाज संभव हो सके। आगे देख लो भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ये अलग से भी 20 नंबर का सवाल आया था, मुझे याद नहीं है कब आया, लेकिन आया हुआ है सवाल PYQ में। उद्देश्य देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सभी लोगों को निवारक यानी कि एक व्यक्ति को रोग हुआ नहीं है उससे पहले उसका इलाज कर देना, वो निवारक कहलाता है, प्रिवेंटिव। तुरंत और प्रभावी यानी कि इफेक्टिव, सस्ती व सुलभ यानी कि सभी के लिए एक्सेसिबल हो चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करना था। इसका लक्ष्य क्या है, इस नीति के स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना। जीवन प्रत्याशा दर को, जीवन प्रत्याशा दर क्या होती है, यानी कि एक इंसान औसतन कितना जीवन जीता है, तो 67 साल जीता था, अब 2025 तक 70% यानी कि 70 साल तक जिएगा इंसान, ऐसी व्यवस्था करनी है कुछ। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला पूरे जीवन काल में, है ना, पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को पैदा करती है, उसको कम करना, उसको कम करके 2.1 स्तर पर ले आना।
2025 तक भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 29 से 23 तक लाने, यानी कि मान लो 2025 से पहले 1000 जीवित बच्चों पे 29 बच्चे मर रहे थे, तो 23 कम से कम 6 जाने तो बचेंगी, ऐसी कोशिश करना। 2025 तक बौनेपन की समस्याओं को 40% तक कम करना। 2025 तक नवजात मृत्यु दर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को 28 से घटाकर 16 लाना, यानी कि पहले 28 बच्चे मर जाते थे जन्म होते ही, अब 16, तो कम से कम हम 12 जो मासूम जाने उनको बचाएंगे। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो 10 नंबर के होंगे और इनका जो शब्द सीमा होगा 200 होगा। ठीक है। काफ़ी मेहनत की यार, बोलने में काफ़ी एनर्जी भी लगता है। बताना मेरे को कैसा लगा, आप जेन्युइन रिव्यू करना वीडियो का, ठीक है। और मेहनत पसंद आया तो यार लाइक कर सकते हो आप, और आगे भी बने रह सकते हो। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। अल्मा अता घोषणा पत्र, ये क्या था दोस्तों? इसे कजाकिस्तान एक देश का नाम है जो कि मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान। इसका एक सिटी है अल्मा अता। यहाँ पर दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे सितंबर 1978 में, और यहाँ पर एक घोषणा जारी की गई जिसमें बताया गया कि जो विकासशील देश है जैसे कि भारत, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के जो देश हैं वो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को बीमारियों से बचाएंगे और अपना जो आधारभूत ढांचा उसको भी मजबूत करेंगे, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएंगे। लेकिन यह घोषणा सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसका नारा 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य था। लेकिन दोस्तों क्या 2000 ईस्वी तक सभी हेल्दी हो गए? क्या नहीं हो पाए हेल्दी। तो ये जो अल्मा अता घोषणा पत्र ये सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाई, इसको सफलता नहीं मिली। इस तरह से लिख देना आप, ठीक है, देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। हरित साम्राज्यवाद, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था भाई। ग्रीन इम्पीरियलिज्म मतलब क्या है कि देखो आज के टाइम पे जैसे कि आप दूसरे देशों पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लड़ाई वड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक काम तो कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे देशों में आप अपने पेड़ पौधे, अपने जो फसलें हैं उनको लगा दें, फिर वहाँ से फ़ायदा कमाएं, है ना, और वहाँ के जो स्थानीय ज्ञान उनको ख़त्म कर दें, वहाँ की स्थानीय फसलें उनको भी ख़त्म कर दें। वो एक तरह का हरित साम्राज्यवाद कहलाता है। देखो इसका दूसरा नाम है पारिस्थितिक साम्राज्यवाद। इसका मतलब होता है, यह हमें बताता है कि कैसे धनवान देश पर्यावरण नीतियों और मानक और संरक्षण प्रयासों का उपयोग करके कमज़ोर देशों को नियंत्रित करके उनके प्राकृतिक संसाधनों का हनन या दोहन करते हैं। बड़ी वैसी कंपनियां गरीब देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने के नाम पर जनजातीय समुदायों को विस्थापित कर रही है। देखो मैं आपको मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लो अमेरिका और ब्रिटेन कह दे कि भाई जो भारत जैसे देश है ना, इनको उद्योग कम लगाने चाहिए क्योंकि उद्योगों से, इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और पॉल्यूशन फैलता है। तो भारत बोलता है ये क्या बोल रहे हो यार, पहले तो खुद ही डेवलप कर गए और हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? पहले तो आपने विकास कर लिया, अंधाधुंध फैक्ट्री या कारखाने खोले आपने, प्रदूषण फैलाया पूरी दुनिया भर में। अब हमारी बारी आई तो आप प्रदूषण के नाम पे हमें कह रहे हो कि विकास मत करो, आप फैक्ट्री मत लगाओ। तो इस तरह से हरित साम्राज्यवाद है वो फैलाने की कोशिश करते हैं विकसित देश। ऊर्जा लेखा परीक्षा, एनर्जी ऑडिट। देखो पिछले 2000 सालों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद में वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों के कारण, यानी कि अलग अलग खोजें हुई, ठीक है, उसके कारण से आरामदायक जीवन बन गया। जितना आरामदायक जीवन बना ना, प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ी है इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखें तो। इससे प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई। आप खुद दिमाग लगाओ, आज से 20 साल पहले आपके घर के अंदर कितने मोबाइल थे, कितने टेलीविज़न थे, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे? कुछ नहीं था, एक दो रहा होगा फ़ोन, है ना, टीवी भी शायद नहीं था। लेकिन आज 200 दो 4 तो टीवी हैं, है ना, एक दो आपके घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी या कार खड़ी होगी। तो जो ऊर्जा खपत है, एनर्जी का कंजप्शन है, लगातार बढ़ता जा रहा है बिजली का। जंगलों को काटकर घास के मैदान बनाए गए जिससे कृषि उत्पादन व पशुपालन ज़्यादा हो सका। कृषि क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता हुई, है ना। देखो जहाँ पर जंगल थे वहाँ पर फसलें उगाई गई और फसलों को आपको पता है कि सनलाइट चाहिए होती है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हुई। औद्योगिक क्रांति से पहले पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, यानी कि जो लकड़ियाँ वगैरह जला करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। लेकिन 1750 के बाद में जीवाश्म ईंधनों जैसे कि डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाने लगी। और आप जानते हैं दोस्तों, जब गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलती है तो फिर
पॉल्यूशन होता है। परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हुई, ज़्यादा डीजल पेट्रोल जलाने से पर्यावरणीय समस्या सामने आ रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धरती का जो तापमान है ना वो हर साल बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। वैश्वीकरण, पर्यावरण और विकास के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। देखो 20 नंबर का भी आ सकता है, बट डिजर्व करता है 20 नंबर, ये आना चाहिए। वैश्वीकरण, पर्यावरण और विकास के बीच में क्या संबंध है। देखो वैश्वीकरण होता क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें मतलब पूंजी का, श्रम का, मानव संसाधन का, तकनीक ज्ञान का, ठीक है, इनका मुक्त प्रवाह होता है। जैसे कि हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अमेरिका की है ना कंपनी है, ठीक है, और दूसरे देशों के मोबाइल हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या वैश्वीकरण है। मान लो आप इंग्लैंड गए कमाने के लिए, वो भी क्या है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के कारण दोस्तों पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रसार होता है, यानी कि मान लो अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है जिसके कारण से पर्यावरण अच्छा बन रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, तो उससे पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रसार होता है। भारत के अंदर भी अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंपनीज आ रही हैं, गाड़ियाँ बना रही हैं। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से ईंधन की खपत और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। दोस्तों वैश्वीकरण से नुकसान भी होता है, ये तो फायदा पढ़ लिया अपन ने कि भाई पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी आएंगी, लेकिन नुकसान क्या है वैश्वीकरण का, कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जब चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र में जहाज चलेंगे तो ईंधन की खपत होगी, पेट्रोल डीजल जलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है, आसमान के अंदर। और ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, इनसे जलवायु परिवर्तन होता है क्योंकि ये धरती के अंदर ही बनी रहती हैं। वैश्वीकरण के कारण आक्रामक प्रजातियों का प्रसार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका से, इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, खरपतवार के रूप में भी भारत में आ चुके हैं, तो स्थानीय पर्यावरण को भी नुकसान होता है। एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे कि दोस्तों दिल्ली के अंदर या और जगह जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पे आपने तालाब ज़रूर देखा होगा। तालाब में एक पौधा होता है दोस्तों, ठीक है, एक पौधा होता है जिसका नाम कांग्रेस खरपतवार है, और जब वो पानी के अंदर लगता है ना तो पूरे पानी को है ना बिल्कुल हरा हरा कर देगा और खुद ही रहेगा, और आसपास की मछलियाँ मर जाएंगी, पोषक तत्व वो खींच लेगा। तो ये आक्रामक एलियन स्पीसीज कहते हैं। इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने, BEVAE 181 का जब पेपर रहा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो तीव्र आर्थिक विकास, देखो बहुत तेज़ी से विकास करेंगे तो पर्यावरण को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक स्थिरता को हम नज़रअंदाज कर देते। जैसे कि जंगल के अंदर एक बड़ा हाईवे जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कितने सारे पेड़ पौधे हमने काट दिए और लंबे समय का नुकसान है हम भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें टिकाऊ विकास या सतत या संधारणीय, दोस्तों ये 10 नंबर का भी सवाल 2025 जून वाले पेपर में आया था कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत या संधारणीय या टिकाऊ विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास जिससे कि वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, इसको प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिलता रहे बिना पर्यावरण के नुकसान हुए, वो सतत विकास कहलाता है। हमें ऐसा विकास चाहिए। लास्ट सवाल देखो मेरी तरफ से भाई, है ना, वीडियो 1 घंटे का तकरीबन हो ही गया है ना। तो आपने देखा कि भाई लगभग पूरी किताब को मैंने समेट लिया है एक ही वीडियो के अंदर, राइट। बहुत टाइम लगा इसके अंदर बताना यार, है ना, कैसा लगा। औपनिवेशिक व उत्तर औपनिवेशिक काल में पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों औपनिवेशिक का मतलब इंग्लैंड का शासन भारत में था, और उत्तर औपनिवेशिक का मतलब जब इंग्लैंड भारत से चला गया तो वह उत्तर औपनिवेशिक काल कहलाया। देखो औपनिवेशिक काल में तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने शोषण और नियंत्रण के माध्यम से ही भारत में जो पर्यावरण की नीतियाँ हैं वो सब बनाई। देखो औपनिवेशिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण रेलवे, जहाज निर्माण और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने लिए जंगलों को साफ किया गया, क्योंकि पेड़ पौधों की जो लकड़ियां हैं वो रेलवे में आवश्यक हुई, उनकी नीड्स हुई। क्योंकि रेलवे की जो पटरी है उसके बीचों बीच जो देखते हो ना, स्लीपर कहते हैं उनको सहतीर हिंदी में कहते हैं, जो पट्टे होते हैं लकड़ी के। जहाज निर्माण के लिए भी चाहिए होते हैं, ठीक है, और डिब्बा वगैरह बनाने के लिए भी चाहिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए लकड़ी चाहिए, तो इनके लिए जंगलों को साफ किया गया। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के हितों को पूरा करने के लिए वानस्पतिक उद्यान स्थापित किए गए। जंगलों को वर्गीकृत कैटेगराइज कर दिया कि ये आरक्षित वन है, इसके अंदर जनजातियां नहीं जा पाएंगी, है ना। जो शहद तेंदू के पत्ते तोड़ के लाती थी वो अब भारत के लोग नहीं तोड़ पाएंगे। और वन विभाग की स्थापना की, जिससे कि स्वदेशी ज्ञान को नज़रअंदाज किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज दोस्तों अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगा रहे थे, वनों की मतलब ऐसा कह तो रहे थे कि हम वन बचाने के लिए वानस्पतिक उद्यान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए स्थापित कर रहे थे। वहाँ पर वो गिने चुनिंदा
पेड़ पौधे लगाते थे फ़ायदे वाले। अंग्रेजों की वन नीतियों के कारण जनजातियों को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने पर्यावरण संरक्षण नीतियों के नाम पर भारत का शोषण ही किया है। उत्तर औपनिवेशिक काल में पर्यावरण संरक्षण देख लो। देखो, भारत में 1947 और 70 के बीच विकास व औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया, क्योंकि बहुत सारी मतलब समस्याएं थी यार। एक तो विभाजन की समस्याएं थी, इतने लाखों 10 लाख लोग मर गए, है ना। उसके बाद में उद्योग धंधे नहीं थे। और आपको पता है कि भाई एक देश में डेवलपमेंट होगा तो वो कैसे होगा? इंडस्ट्रीज़ के कारण होगा। और अभी भी हम वन प्रबंधन के जो नियम है वो अंग्रेजी काल के ही अपना रहे थे। फलता है जो भारत की जनजातियाँ थी वहाँ पे असंतोष फैला, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड और यूपी वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई गई। और भारत के जो वन नियम थे वो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन के अंदर हुआ था 1972 में, वहाँ पर भारत को भी दिशा निर्देश दिए गए, है ना, कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करो। तो भारत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कर दी। अन्य प्रयास देख लो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने 1972 में पारित किया, जल अधिनियम 1974 में, वायु अधिनियम 1981 में, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने पारित किया था। इसके साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भी स्थापना गई 1985 के अंदर। ठीक है, ये सवाल था दोस्तों, क्या था ये 20 नंबर का आ चुका है दोस्तों, ये आ चुका है। मैंने 10 नंबर में लिखा है, तो आप बढ़ा चढ़ा करके लिख देना। औपनिवेशिक व उत्तर औपनिवेशिक काल में पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से हुआ? भाई अंग्रेजों ने तो है ना वन नीतियाँ भी बनाई, वन विभाग की स्थापना की और वनस्पति उद्यान बनाकर भी पर्यावरण को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बचा थोड़ी रहे थे, ये तो अपने फायदे के लिए सबको काम कर रहे थे, राइट। तो इस तरह से लिख देना। और उत्तर औपनिवेशिक काल में यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तब भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से प्रयास, कौन से अधिनियम, कानून लेके आए गए। तो दोस्तों इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करते रहें। कैसा लगा? कमियां हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ। मेरे को बताना, आप जेन्युइन रिव्यू करना कैसा लगा वीडियो और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। और पेपर ख़त्म होने के बाद में ज़रूर से कमेंट करना कि आपको कितना हेल्प मिला। तो बेस्ट विशेष, पेपर अच्छा ही जाएगा। इसी वीडियो को आप 2-4 बार देख लेना और कोई नीडी पर्सन है उसको भी आप शेयर कर देना, ठीक है। तो ये टोटल 12 सवाल थे, ठीक है। इन 12 सवालों को अच्छे से पढ़ो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।